एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अलग अलग टाइप से मेम्ब्रेन से घिरी हुई ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को बनाती हैं। मैनी ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेलीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। वही है जिसकी वो ऑर्गेनेलीज जो मेम्ब्रेन लिए होती हैं, मेम्ब्रेन के अंदर ये इसको बोल सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, वो सभी मिलकर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम उसको बनाती हैं, क्योंकि उनके जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं। वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक समन्वय, एक संतुलन के साथ काम करती हैं। और इनके अंदर क्या क्या जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल से ही एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का जो सभी मिलकर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं उसी के कंपोनेंट होते हैं। तो नोट करने वाली बात क्या है? जो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स, इनके जो फंक्शंस हैं ये सेपरेट करते हैं, ये कोऑर्डिनेटेड नहीं होते किनके साथ, जो अब हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं, और इसलिए इनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का भाग नहीं मानते। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो ऑर्गेनेलीज लिखी हैं जो कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं इंक्लूड की जाती, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स आ जाती हैं उसमें। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम देख सकते हैं जो गोल्जी बॉडीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो काफ़ी जो लाइसोसोम्स हैं, ये सारी स्ट्रक्चर्स हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं, ER जिसको बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज, जब हम सेल की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको देखते हैं तो उसके अंदर एक नेटवर्क और एक रेटिकुलम, एक जाल जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। किसकी? टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, छोटी छोटी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर फैली हुई पाई जाती हैं। डिवाइड्स इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। जो भी इंट्रासेलुलर मतलब जो भी साइटोप्लाज्म होता है उसको ये दो भागों में डिवाइड कर देती है, दो कंपार्टमेंट बना देती है। एक तो ल्यूमिनल, ल्यूमिनल मतलब इनसाइड ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ट्यूब होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ पदार्थ भरा होता है, उसको ल्यूमिनल बोलते हैं। और जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब जो साइटोप्लाज्म भरा होता है पूरी सेल में, तो उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी सरफेस है रफ हो जाती है। एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो एक्सटेंसिव का मतलब है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ग्रोथ होती रहती है, तो उसी से ये जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो बनता है। और कंटिन्यूस होता है ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ। ऑब्जर्व्ड इन सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा उन्हीं सेल में पाया जाता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, या फिर सिक्रीशन से रिलेटेड जिसका काम होता है। और सिक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं ज़्यादातर प्रोटीन के ही होते हैं वो। उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER जिसको बोला जाता है। ये स्मूथ होते हैं क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स नहीं होता, और ये साइट होते हैं सिंथेसिस ऑफ लिपिड की। जैसे ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस किया जा रहा है REL के द्वारा, लेकिन यहाँ पे जो लिपिड है उसकी सिंथेसिस की जाती है, और साथ में कुछ लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन है एनिमल सेल में, वो भी बनाए जाते हैं। तो डायग्राम से समझते हैं। जो पिक है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है, जो कि न्यूक्लियस है यहाँ पे, और न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके साथ में ही ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है उसके लगते ही। और जो डॉट डॉट सी स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है? ये राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। और उसके बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है वो स्मूथ है, उनकी जो सरफेस है वहाँ पे कोई डॉट डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER है। उसके बाद है गोल्जी अपरेटस। कैमलियो गोल्जी 1898 के अंदर सबसे पहले कैमलियो गोल्जी ने कुछ डेंसली स्टेन्ड, मतलब जो सेल को स्टेन किया जाता है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए, अलग अलग स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो डेंसली स्टेन्ड का मतलब है ज़्यादा गाढ़ा जो रंग लिए हुए कुछ रेटिकुलर, रेटिकुलर मतलब वही जो कि रेटिकुलम एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो देखने को मिली न्यूक्लियस के पास में। कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर ने varied in a number of 0.5 micrometer to 1 micrometer diameter and stacks parallel to each other। तो ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर थी, रेटिकुलेट स्ट्रक्चर थी, वो किस चीज़ की बनी हुई थी? वो फ्लैट चपटी डिस्क जैसे आकार की कुछ थैलियाँ थी, या फिर जिसको सिस्टर ने बोला जाता है, और जो अलग अलग नंबर में मिल सकती हैं। और उनका जो डायमेंशन है वो कितना था? 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर उनका डायमीटर था।
और वो जैसे लट्ठे होते हैं एक प्रकार से झुंड में हम रखते हैं तो पैरेलली रखते हैं, तो इसी तरीके से वो उनका जो झुंड था तो उनको पैरेलली अरेंज किया गया है, वो अरेंजमेंट में मिलते हैं। सिस्टर ने आर concentrically arranged near nucleus with distinct convex cis or forming phase and concave trans और maturing phase। तो सिस्टर ने है वो कॉन्सेंट्रली का मतलब उनका एक सेंटर, जो उनका एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है तो उनका सबका सेंटर एक ही होता है, कॉन्सेंट्रिक होती हैं वो, और न्यूक्लियस के पास हैं उनको अरेंज होती हैं, और उनका एक फेज होता है कन्वेक्स फेज और एक होता है कनकेव फेज। कन्वेक्स फेज को फॉर्मिंग फेज बोलते हैं क्योंकि उसी साइड से फॉर्मेशन होती है उनकी, और जबकि कनकेव जो साइड होती है वो मैच्योरिंग फेज होता है, क्योंकि जो वेसिकल्स आगे हम देखेंगे वेसिकल्स जो बनती हैं वो फॉर्मिंग साइड से बनती हैं, और मैच्योरिंग फेज जो कनकेव साइड होती है वो बाहर की तरफ उनको रिलीज करती हैं, सिक्रेटरी पर्पज होता है उनका। जो सिस एंड द ट्रांस फेज एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। जो सिस और ट्रांस फेज है वैसे ये बिल्कुल डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, लेकिन कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ। परफॉर्म्स फंक्शंस ऑफ पैकिंग, इनका काम क्या होता है, मटेरियल्स वगैरह होते हैं जो अलग अलग प्रोटीन वगैरह हैं उनकी पैकिंग का काम करते हैं, वेसिकल्स में पैक करते हैं ये, एंड टू बी डिलीवर्ड आइदर टू इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। मतलब जो भी कंपोनेंट को पैकिंग के द्वारा डिलीवरी करनी होती है सेल के अंदर ही या फिर सेल के बाहर, उनका काम करते हैं ये। तो एक टाइप के पोस्टमैन का काम करते हैं जो कि डिलीवरी करता है। वेसिकल्स फ्यूज विद सिस फेज एंड मूव टुवर्ड्स मैच्योरिंग फेज। तो वेसिकल्स हैं वो सिस फेज पे बनेगी और उसके बाद वो एक के बाद एक सिस्टरने से होती हुई मैच्योरिंग फेज की तरफ बढ़ती हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो प्रोटीन राइबोसोम्स के द्वारा बनाए जाते हैं तो उनको ये मॉडिफाई करती हैं सिस्टरने के अंदर, बिफोर दे रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस। जैसे ये ट्रांसफेस से बाहर सिक्रेट किए जाते हैं उससे पहले उसका मॉडिफिकेशन किया जाता है, और इसी की वजह से जो गोल्जी अपरेटस हैं वो हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पाए जाते हैं। क्लोज प्रोक्सिमेशन का मतलब पास मिलते हैं, वो क्लोज एसोसिएशन रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इंपॉर्टेंट साइट होती है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, जो कि अलग अलग शुगर के टाइप हैं। जब ग्लूकोज प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है, जब ग्लूकोज लिपिड के साथ अटैच हो जाता है तो उसके नाम चेंज हो जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती हैं ये। तो इंपॉर्टेंट साइट होती हैं ये जहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो बनते हैं। उसके बाद हम पिक से समझेंगे, यहाँ पे ये सिस फेज है जो कि कनकेव साइड है, ये कन्वेक्स साइड है, और गोल्जी अपरेटस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेसिकल्स हैं वो यहाँ पे बनती हैं, उसके बाद ये वेसिकल्स आगे सिस्टर्न में फ्यूज होती रहती हैं और लास्ट में जो सिक्रेटरी वेसिकल्स के रूप में बाहर निकलती हैं। और इसी तरीके से जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई भी प्रोटीन बन के आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो वो इन्हीं सिस्टर्न से पास होता हुआ डिफरेंट टाइम पे उसकी फोल्डिंग वगैरह होती है और वो आगे बढ़ती रहती हैं। तो ये हम यहाँ से एक आइडिया है वो ले सकते हैं। ये ट्रांसफेज है, ये सिस फेज है, न्यूली फॉर्म वेसिकल्स हैं और सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं, वो हम देख सकते हैं। तो स्टैक्स ऑफ सिस्टर्ने हैं वो हम गोल्जी अपरेटस में समझ सकते हैं। उसके बाद है जो वेसिकल कैसे बनती हैं वो यहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं। जैसे ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वेसिकल्स आई वो गोल्जी अपरेटस के साथ फ्यूज होती हैं और फ्यूज होते हुए अलग अलग जो सिस्टर्ने हैं उनके अंदर ये पास होती रहती हैं। तो यहाँ से वेसिकल का फॉर्मेशन और फ्यूजन हम देख सकते हैं, किस तरीके से मटेरियल को वेसिकल्स में पैक किया जाता है और उसको आगे भेजा जाता है। उसके बाद है लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। लाइसोसोम क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी अपरेटस। तो मेम्ब्रेन से गिरी हुई वेसिकुलर का मतलब है वेसिकल जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, और जो कि किससे बनती हैं, जो गोल्जी अपरेटस होता है जो वो पैकिंग करती हैं तो उससे बनती हैं ये। वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसकी खास बात क्या होती है, इसके अंदर हर टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोलेजिज एंजाइम है, लाइपेज है, प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेज है। तो ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो हर किसी चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पीएच होती है वो भी एसिडिक पीएच है, पीएच लो रहता है यहाँ पे,
और दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट। ये एंजाइम क्या करते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड होता है उसको ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। वैक्यूल्स क्या हैं, तो इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल वैग भी बोलते हैं। जब कोई भी ऑर्गेनेली वगैरह डैमेज हो जाती है तो उस टाइम पे लाइसोसोम में भेजी जाती है ताकि उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह निकाल के किसी दूसरी जगह यूज किया जा सके। यदि सेल ऐसी हद तक पहुंच जाती है कि उसको रिपेयर ना किया जा सके अच्छे से, डीएनए वगैरह डैमेज हो जाता है, तो उस केस में ये जो लाइसोसोम है भ्रष्ट हो जाते हैं और इनका जो कंटेंट है वो आसपास फैल के पूरी सेल को डैमेज कर देता है और सारा कंटेंट है वो आसपास की सेल में अब्जॉर्ब किया जाता है। इसलिए इनको सुसाइडल वैग, आत्मघाती थैले भी बोलते हैं। वैक्यूल्स, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस का मतलब एक खाली जगह होती है जो कि एक परत से घिरी होती है और उस परत को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं और ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल। तो ऐसी चीज़ों को लेके रखता है ये जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है। तो इसमें वाटर भी हो सकता है, सैप मतलब लिक्विड पदार्थ होता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो भी मतलब जो कि एक्स्ट्रा जैसे डस्टबिन का काम करता है ये, जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस वगैरह वो इसके अंदर पड़े रहते हैं। कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ वॉल्यूम इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेंट्रलाइज्ड पोजीशन में पाया जाता है, बहुत बड़ा साइज होता है इसका और 90% जो सेल का वॉल्यूम है वो यही ऑक्यूपाई करता है। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू वैक्यूल्स, हेंस हायर कंसंट्रेशन इन द वैक्यूल्स देन साइटोप्लाज्म। तो ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बनाए रखता है जिसके अंदर जो सेल के अंदर अलग अलग जो आयंस हैं, कंटेंट है, उसको ये अपने अंदर रखता है। और जैसे बाहर कंसंट्रेशन कम होती है इससे और इसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक मैकेनिज्म यूज करता है। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं जो कि उसके ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, अनडाइजेस्टेड फूड है उसको ये रिमूव करते हैं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा जो आयन हो जाते हैं इनके पास वो भी अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में स्टोर किए जाते हैं। उसके बाद फूड वैक्यूल्स ये कैसे किस चीज़ से बनते हैं, जब भी अमीबा कोई खाना वगैरह है वो एब्जॉर्ब करता है, वो शरीर के अंदर लेके जाता है, या कुछ प्रोटिस्टा में जो खाने को अंदर लेके जाता है, तो वो एक मेम्ब्रेन से कवर हो जाते हैं, जो फूड वैक्यूल्स हैं वो कहलाते हैं। उसके बाद हैं ये हम देख सकते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, इसके पास काफ़ी सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और जैसे ही कोई भी स्ट्रक्चर इसके अंदर आएगी तो उसको ये डैमेज कर देते हैं, उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। तो काफ़ी सारे पाए जाते हैं सेल में, इनका काम जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसको निपटारा करना होता है। और जबकि जो वैक्यूल्स हैं प्लांट सेल में हम देख सकते हैं सेंट्रलाइज्ड पाया जाता है, बहुत ज़्यादा एरिया है, वॉल्यूम है वो कवर करता है और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर स्टोर करके रखी जाती हैं।